आपके लिए लेकर के आए हैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में आज हमें पढ़ना है बच्चों आयनन ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? आयनन ऊर्जा के बारे में। त्रिज्या को हम समाप्त कर चुके हैं, अब हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक आयनन ऊर्जा पर। बेटा अब ये मान लो कि ये चैप्टर अब ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। आयनन ऊर्जा है, इसके बाद में मैं आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ाऊंगा, मतलब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ाऊंगा, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, और फिर उसके बाद में मैं आपको विद्युत ऋणता पढ़ाऊंगा, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। मतलब कि आने वाले 4 से 4 एक लेक्चर में शायद 4 लेक्चर में मान लो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, 4-5 लेक्चर में। तो ये हमें पढ़ना है। लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ और भी लेके आया हूं। आज मैं आपके लिए त्रिज्या पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी लेकर के आया हूं। परमाणु त्रिज्या पर आधारित अभ्यास प्रश्न, ये भी हम करेंगे। पहले हम अभ्यास प्रश्न करेंगे, त्रिज्या पर आधारित अभ्यास प्रश्न, फिर हम आयनन ऊर्जा की बात करेंगे। चलिए तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक काम करता हूं, मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूं आप, ताकि पूरे क्वेश्चन को रीड कर लो बेटा, पढ़ लो इसको अच्छे से। चलिए मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा और आपने अपना जवाब भी तैयार कर लिया होगा, है ना? तो बताइए मुझे क्या आंसर होगा। परमाणु की त्रिज्या के बारे में कौन सा कथन सही है? एटॉमिक रेडियस के बारे में क्या सही है? त्रिज्या के बारे में क्या सही है? वांडरवाल त्रिज्या का मान ससंयोजक त्रिज्या से। वांडरवाल त्रिज्या मतलब कि हम इसको प्रदर्शित करते हैं आरवी से, और ससंयोजक त्रिज्या इसको हम प्रदर्शित करते हैं आरसी से। वांडरवाल त्रिज्या का मान ससंयोजक त्रिज्या से ज्यादा होता है। सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी होती है भाई? सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी होती है बताओ? सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी होती है? जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करो, सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी है? कौन सी? वांडरवाल त्रिज्या। उसके बाद कौन सी आती है? धात्विक त्रिज्या। उसके बाद कौन सी आती है? क्या त्रिज्या कौन सी आती है? ससंयोजित त्रिज्या। पढ़ा है? वांडरवाल त्रिज्या ससंयोजित त्रिज्या से क्या होती है? ज्यादा। बहुत सही, बिल्कुल सही है, ये बात तो सही है, क्योंकि वांडरवाल बल ससंयोजी बल की तुलना में दुर्बल होते हैं। ये भी सही है। वांडरवाल बल जिसमें परमाणु के बीच में दूरी ज्यादा होती है, इनका बंध जो होता है बेटा, ये वांडरवाल बंध जो होता है, ये वांडरवाल बंध कमजोर होता है बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें अणुओं की दूरी बहुत ज्यादा है, जबकि ससंयोजित त्रिज्या में इनकी दूरी कम होती। ससंयोजी बंध मजबूत होता है बेटा, ये मजबूत बंध है बेटा, मजबूत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये कमजोर होता है, और ये बीच वाला होता है, इसकी क्षमता बीच में होती है, लेकिन इससे ज्यादा मजबूत बंध है। ये जो बंध है इसमें दोनों परमाणु की त्रिज्या एक दूसरे को क्या करती है? दोनों परमाणु एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। दोनों परमाणु एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। जब ये परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, तो स्पर्श कर रहे हैं, जब परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, है ना, परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो इनकी बंधन लंबाई ज्यादा, इसके तुलना में ये थोड़ा कमजोर होता है। तो सबसे ज्यादा मजबूत ये होता है, उससे कमजोर होता है धात्विक, और सबसे कमजोर वांडरवाल होता है। तो वांडरवाल बल जो होता है वो ससंयोजी बल की तुलना में कमजोर होता है। बिल्कुल सही है, सही जवाब। धात्विक त्रिज्या वांडरवाल त्रिज्या से कम होती है। धात्विक त्रिज्या वांडरवाल त्रिज्या से कम होती है। वांडरवाल त्रिज्या से धात्विक त्रिज्या कम है, बिल्कुल सही, वांडरवाल से कम होती। क्यों? क्योंकि धात्विक क्रिस्टल जालक में बंधित बल वांडरवाल बल की तुलना में
प्रबल होते हैं। ध्यान रखना बेटा, वांडर वाल की तुलना में ये भी मजबूत है और इसकी तुलना में ये बहुत ज्यादा मजबूत है, मतलब कि ये ज्यादा प्रबल है, ये कमजोर है। तो ये भी क्या है, सही। मतलब कि ए और बी दोनों क्या है, दोनों सही है बेटा, दोनों ही करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पढ़िए, मैं काम करता हूँ, मैं फिर से साइड में आ जाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा, बीच में रहूंगा तो आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और देखो इसका क्या सही आंसर होगा। करो। चलिए, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा बेटा आपने। क्या लिखा है, परमाणु त्रिज्या के लिए सही सुमेलन करना, मिलाना, मैचिंग करना बेटा। मतलब कि यहाँ पे जो तत्व दे रखे हैं इनको मिलाना है इनकी त्रिज्या के साथ, कौन किसकी त्रिज्या के साथ सही है। चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ बेटा, मैंने आपको बताया था आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती, मतलब कि बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बायां तरफ ये आता है बेरिलियम और दाईं तरफ आता है क्या, फ्लोरीन। बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती, त्रिज्या घटती है भाई। सबसे कम त्रिज्या किसकी होगी, फ्लोरीन की, और सबसे अधिक त्रिज्या किसकी होगी, बेरिलियम की। बस ये देख लो, बेरिलियम की त्रिज्या सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ा वाला कौन सा है, ये है बेरिलियम का। मतलब कि बेरिलियम के साथ ये फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला बेरिलियम जो है, बेरिलियम के साथ में आर मिलेगा, तो फर्स्ट वाले के साथ में आर होगा। ठीक है भैया, फर्स्ट वाला बेरिलियम के साथ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। दूसरा, चलो बेरिलियम के साथ आर हो जाएगा, बेरिलियम के साथ आर हो गया, बहुत बढ़िया। फिर सबसे कम त्रिज्या किसकी है, फ्लोरीन की। यहाँ पे कहीं फ्लोरीन दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे कहीं फ्लोरीन नहीं है, तो हटाओ। तो इसका मतलब इन सब में सबसे कम किसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन की। सबसे कम ऑक्सीजन की होगी, ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सबसे कम है, ऑक्सीजन की सबसे कम, सबसे कम ये रही, ये सबसे कम। ऑक्सीजन की आ जाएगी टी, ऑक्सीजन की टी आ जाएगी। तो ये ऑक्सीजन तीसरा जो है, तीसरे का आ जाएगा, तीसरे का क्या आ जाएगा, तीसरे का टी आएगा, तो तीसरे का आ जाएगा टी। बहुत बढ़िया। अब है कार्बन, बोरोन और नाइट्रोजन। ठीक है, बेरिलियम से छोटी होती है बोरोन की, बेरिलियम से छोटी किसकी है, बोरोन की। बेरिलियम की छोटी त्रिज्या किसकी, बोरोन की, ये बोरोन की। बेरिलियम से छोटी बोरोन की, बेरिलियम से ठीक छोटी बोरोन की, तो बेरिलियम से छोटी बोरोन की, ये आ जाएगा क्यू। तो 4 का आ जाएगा क्यू, 4 का आ जाएगा क्यू, 4 का क्यू आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबसे कम त्रिज्या है ऑक्सीजन की, सबसे छोटी त्रिज्या ऑक्सीजन की, उससे बड़ी किसकी है, उससे बड़ी नाइट्रोजन की। तो ऑक्सीजन से जिसकी त्रिज्या सबसे छोटी है, उससे बड़ी त्रिज्या किसकी है, उससे बड़ी त्रिज्या नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की त्रिज्या ये हो जाएगी पी, मतलब कि 5 का आंसर हो जाएगा पी, 5 का आंसर हो जाएगा पी। बहुत बढ़िया। अब क्या बच गया, अब बच गया पी क्यू आर एस टी। तो आर आ गया, टी आ गया, क्यू आ गया, पी आ गया, एस। तो भैया क्या आ गया, आर एस टी क्यू पी, आर एस टी क्यू पी। आंसर आ जाएगा थर्ड, आर एस टी क्यू पी, ये आंसर आ गया बेटा। बस ऐसे करना है क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन देखो, मुझे नहीं लगता मुझे अब साइड में हटने की जरूरत है, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, है ना। चलो फिर भी मैं एक बार थोड़ा 5-1 सेकंड के लिए बाहर आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। दिए गए विकल्पों में क्लोरीन तथा नियोन की परमाणु त्रिज्या का सही क्रम कौन सा है। चलो एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। चलिए, आपको बोला क्लोरीन और नियोन, इन दोनों की परमाणु त्रिज्या का सही क्रम कौन सा है। आप मुझे बताओ, नियोन एक अक्रिय गैस है, अरे नियोन अक्रिय गैस है, और क्लोरीन के अंदर कौन सी त्रिज्या पाई जाती है,
क्लोरीन Cl2, क्लोरीन के अंदर पाई जाती है असंयोजित त्रिज्या। ये क्या है अक्रिगेस, इसमें केवल और केवल क्या पाई जाती है, वांडरवाल त्रिज्या। इसमें केवल और केवल वांडरवाल त्रिज्या है। वांडरवाल त्रिज्या का मान असंयोजित त्रिज्या से क्या होता है, ज्यादा होता है। वांडरवाल त्रिज्या का मान, नियोन की वांडरवाल त्रिज्या का मान क्लोरीन की असंयोजित त्रिज्या से ज्यादा होता है। नियोन की वांडरवाल त्रिज्या का मान क्लोरीन की असंयोजित त्रिज्या से ज्यादा होता है। इसके लिए संख्या बड़ी आएगी, बड़ी संख्या इसके लिए आएगी, और इसके लिए संख्या क्या आएगी, छोटी। इसके लिए त्रिज्या का मान कम, इसके लिए त्रिज्या का मान ज्यादा। नियोन के लिए त्रिज्या का मान बड़ा, इसके लिए त्रिज्या का मान होगा बड़ा, और इसके लिए त्रिज्या का मान हो जाएगा छोटा। बड़ा और छोटा, नियोन के लिए बड़ा आएगा, नियोन के लिए बड़ा। चलो नियोन के लिए रहा, ये देखो नियोन के लिए बड़ा, तो नियोन बाद में नियोन के लिए बड़ा, और क्लोरीन के लिए छोटा, छोटा मान। आंसर ए हो जाएगा बेटा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो बेटा, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति O-2 F-Na+ का आकार इनमें से किससे प्रभावित होता है? देखो क्वेश्चन, इसको करने का ट्राई करो। मेरे ख्याल से क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति O-2 F- और सोडियम प्लस, इनका आकार किससे प्रभावित होता है? O-2 F- और सोडियम प्लस, इनका आकार किससे प्रभावित होता है? ऋणावेश का मान जितना ज्यादा होगा उसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, ये मैं आपको बता चुका हूं। ऋणायन पर ऋणावेश का मान जितना ज्यादा होगा उसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, उससे कम और सबसे कम सोडियम। जितना धनावेश ज्यादा होगा उसकी त्रिज्या उतनी छोटी होगी, सबसे छोटी त्रिज्या। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर Z इफेक्टिव की बात करें तो सोडियम पे धनावेश, धनावेश का मान जितना ज्यादा होता है उसका Z इफेक्टिव उतना ही ज्यादा होता है। Z इफेक्टिव इसका सबसे ज्यादा होता है। Z इफेक्टिव ज्यादा होता है, इसका नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है। और नाभिकीय आवेश में आपको पता है Z- सिग्मा लिखते हो, ये वाला मान बहुत ज्यादा होता है, ये वाला मान ज्यादा होता है, ये वाला मान भी बढ़ता है लेकिन बहुत कम बढ़ता है, लेकिन प्रभावी रूप से ये मान ज्यादा होता है, ये मान Z का मान। तो नाभिकीय आवेश जो होता है वो प्रभावित करता है इनकी त्रिज्या को। Z इफेक्टिव, और Z इफेक्टिव में क्या होता है बेटा, Z- सिग्मा। ये Z जो होता है इसके बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण ये बढ़ता है और इससे त्रिज्या का मान घटता है। तो नाभिकीय आवेश इसको प्रभावित करता है, ये ध्यान रखना बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए इसको। चलिए इसको कर लिया। निम्न में से कौन सा परमाणु और आयनिक त्रिज्या का सही क्रम है? चलो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने आपको बता रखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने आपको बता रखा है बच्चों वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, मैंने आपको ये बात बता रखी है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या घटती है या बढ़ती है? बताओ क्या बताया मैंने, कौन बताएगा मुझे? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या घटती है या बढ़ती है? कौन बच्चा बताएगा? मैंने कुछ लिखवाया था, त्रिज्या जो होती है वो बाहरी कोश की संख्या के समानुपाती होती है। परमाणु त्रिज्या जो होती है वो बाहरी कोश की संख्या के समानुपाती। बाहरी कोश की संख्या बढ़ती है तो त्रिज्या का मान बढ़ता है। इसका बाहरी कोश कौन सा है? दूसरा। इसका बाहरी कोश कौन सा है? तीसरा। इसका चौथा, इसका पांचवा।
बाहरी कोश की संख्या बढ़ती है, त्रिज्या का मान बढ़ता है। सबसे ज्यादा त्रिज्या होगी आयोडीन की। सही है ये क्रम, सही। क्या है बेटा? सही। चलो पहले हम बात करते हैं इसकी। चलो इसकी बात करते हैं। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आता है बोरोन। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बताओ बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है या बढ़ती है? बताओ, बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या का मान घटेगा या बढ़ेगा? क्या लिखा था मैंने? बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या का मान घटता है। ये भी सही है, ये भी सही कथन है, बहुत अच्छी बात है। चलो नायोबियम और टेंटेनम, नायोबियम और टेंटेनम की बात करें। चलो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेनम, यही होता है भैया। स्कैंडियम वाली श्रृंखला में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम आता है, इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम आता है, और लैंथेनम, हैफनियम और टेंटेनम आता है। मैंने आपको लैंथेनाइट संकुचन पढ़ाया था बेटा, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लैंथेनाइट संकुचन। मैंने आपको लैंथेनाइट संकुचन पढ़ाया था। लैंथेनाइट संकुचन के हिसाब से 3D श्रृंखला से बड़ा आकार है 4D श्रृंखला का, लेकिन 4D श्रृंखला और 5D श्रृंखला के आकार में क्या होती है? समानता। लैंथेनाइट संकुचन के कारण 3D और 4D तो बड़ा, मतलब 4D तो बड़ा होता है, यहाँ तो दिक्कत नहीं, लेकिन लैंथेनाइट संकुचन के कारण 4D और 5D का आकार क्या लगभग समान। तो ये है 3D श्रृंखला, ये है 4D श्रृंखला और ये है 5D श्रृंखला। 4D श्रृंखला और 5D श्रृंखला के आकार क्या लगभग समान। तो इसका आकार इसके समान, इसका आकार लगभग इसके समान, लेकिन इसका आकार ज्यादा, इसका आकार ज्यादा। इनकी तुलना में इनके आकार ज्यादा है। नायोबियम की तुलना में टेंटेनम, नायोबियम और टेंटेनम इनके आकार क्या लगभग समान। नायोबियम और टेंटेनम के आकार लगभग समान है, सही। क्यों? लैंथेनाइट संकुचन के कारण। लैंथेनाइट संकुचन के कारण नायोबियम और टेंटेनम के आकार क्या होते हैं? लगभग समान। अब बात करते हैं हम बी की। चलो अब हम किसकी बात करते हैं? बी की। इट्रियम +3, स्ट्रोंशियम +2, रुबिडियम। इट्रियम से पहले यहाँ पे क्या आता है? स्ट्रोंशियम +2। स्ट्रोंशियम +2 के पहले क्या आता है? रुबिडियम प्लस। रुबिडियम प्लस जो है वो पहले वर्ग का है, स्ट्रोंशियम दूसरे वर्ग का और इट्रियम तीसरे वर्ग का। अभी बैग खोला, बात समझ में? रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, इट्रियम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या का मान घटता है बढ़ता है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या का मान घटता है बढ़ता है? घटता है। त्रिज्या का मान घटता है, मतलब रुबिडियम से कम स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से कम इट्रियम की हो जाएगी, इट्रियम की सबसे कम आएगी, इसकी सबसे कम आनी चाहिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा दे रखी। ये है गलत, ये गलत है। ये सही, ये सही, ये सही, लेकिन ये गलत है। कौन सा क्रम सही नहीं है? ये वाला आंसर सही नहीं है बेटा, ये आ जाएगा आंसर। तो ये है बच्चों परमाणु त्रिज्या के कुछ क्वेश्चंस। आप टेंशन मत लेना, ऐसा मत सोचना कि सर इतने ही क्वेश्चंस करवाएं। आपको मैं डेली का डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के लिए परमाणु त्रिज्या पर आधारित क्वेश्चंस देता रहूंगा, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलिए अब हम शुरू करेंगे बच्चों आज से एक नया टॉपिक, और वो नया टॉपिक है आयनन ऊर्जा। बेटा हमें थोड़ा सिलेबस भी अब थोड़ा जल्दी और स्पीड अप करना होगा, नहीं तो हम पीछे हो जाएंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयनन ऊर्जा, इसके बारे में हमको बात करें। कई लोग इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, कई लोग इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब आयनन विभव। कई लोग इसको आयनन विभव के नाम से भी जानते हैं। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, विभव एक प्रकार की ऊर्जा का स्वरूप है, या ये बोल सकते हो कि जहां पे विभव है वहां पे ऊर्जा है। तो विभव से हमको क्या मिलती? ऊर्जा। वैसे तो विभव और ऊर्जा में थोड़ा थोड़ा अंतर है,
अंतर होता भी है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि हम केमिस्ट्री के अंदर विभव और ऊर्जा को समान लेकर के चलेंगे, क्योंकि जहां पर भी विभव होता है उस विभव से संबंधित ऊर्जा जो होती है उसको हम उस पर्टिकुलर एनर्जी से बोलते हैं। जैसे मान लो आयनन विभव है, तो आयनन विभव से संबंधित ऊर्जा आयनन ऊर्जा हो जाएगी। तो ऊर्जा और विभव वैसे अलग अलग होता है, लेकिन हम समान लेकर के भी चल सकते हैं, क्योंकि विभव जहां पे है वहां पे निश्चित तौर पर ऊर्जा होगी ही होगी। तो आप विभव को एक प्रकार की ऊर्जा भी मान लेंगे तो गलत नहीं होगा। आप ये बोल सकते हो कि इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जितना विभव देना पड़ेगा या जितना विभव आरोपित करना पड़ेगा वो है आयनन विभव। तो विभव और ऊर्जा आप एक जैसा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो अब हम इसकी यहाँ पे बात करते हैं। देखो बेटा, इस टॉपिक को समझने के लिए आपका कंसंट्रेशन बहुत मैटर करता है। पूरा ध्यान आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, देखो बेटा, मान लो मैंने यहाँ पे एक परमाणु लिखा, सोडियम परमाणु। क्या लिखा बेटा? सोडियम परमाणु। ये है क्या? सोडियम परमाणु। और सोडियम परमाणु का कौन सा भौतिक अवस्था है? गैसीय भौतिक अवस्था है। कौन सी भौतिक अवस्था है? गैसीय भौतिक अवस्था है। यदि सोडियम परमाणु को उसकी गैसीय भौतिक अवस्था में मैं ले लूं तो इसको हम क्या बोलते हैं? गैसीय परमाणु बोलते हैं। यहाँ पे सोडियम परमाणु कौन सी भौतिक अवस्था में है? गैसीय भौतिक अवस्था में। यहाँ पे सोडियम परमाणु की कौन सी भौतिक अवस्था है? गैसीय भौतिक अवस्था। भाई भौतिक अवस्था तीन तरह की, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है। क्लियर? यहाँ पे भौतिक अवस्था कौन सी? गैसीय भौतिक अवस्था। ये गैसीय परमाणु है। ये परमाणु तो है सोडियम का, लेकिन गैसीय। और एक बात और ध्यान रखना, ये परमाणु विलगित परमाणु भी है बेटा। विलगित परमाणु, विलगित गैसीय परमाणु। विलगित का मतलब होता है अकेला। विलगित का मतलब होता है अकेला, लोनली। लोनली, अकेला। लोनली मिस्टर लोनली। क्या है? लोनली, अकेला है, दुखेला है। इसकी जिंदगी में इसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, ये बंध नहीं बनाता किसी के साथ। अकेला, दुखेला, है ना। इसके साथ में इसकी शादी नहीं हुई अभी भैया, इसकी शादी नहीं। देखो एक बात ध्यान रखो, मान लो अगर मैंने कहीं पे लिखा ए बंध ए, ए बंध ए, एक ही ए के साथ में शादी करा दी है। ये कैसी शादी? एक ही ए के साथ में शादी? हाँ बेटा, एक ही ए के साथ में शादी। सर क्या कभी लड़के की लड़के से शादी होती है? हो सकती है, बिल्कुल। आज तो सब कुछ जायज है, सब कुछ चलता है भाई, है ना, कानूनी रूप से सब कुछ चलता है। तो एक ही ए के साथ शादी, जब भी ए ए के साथ में इस प्रकार से रहेगा, इसको हम बोलते हैं बेटा बंधित। क्या बोलते हैं? बंधित परमाणु। इसको हम क्या बोलते हैं? बंधित परमाणु। तो यहाँ पे ए जो है ये अकेला नहीं है, ये क्या? बंधित। यहाँ पे ए का परमाणु अकेला नहीं है, यहाँ पे ए की शादी हो चुकी है, ये बंधित है। लेकिन 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 यहाँ पे सोडियम परमाणु अकेला। देखो सोडियम के साथ में कोई और परमाणु नहीं, कोई और परमाणु दिख रहा है क्या? यहाँ पे सोडियम का एक ही परमाणु दिख रहा है। चलो जैसे मान लो मैंने लिखा ये Cl बंद Cl, मैंने लिखा Cl2, Cl बंद Cl, Cl2 लिखा। यहाँ पे क्लोरीन क्या है? बंधित अवस्था में। यहाँ पे क्लोरीन क्या है? बंधित अवस्था में, बंधित परमाणु क्लोरीन। क्लोरीन ने अपने ही दूसरे क्लोरीन के साथ क्या बना लिया? बंध बना लिया। ये बंधित परमाणु। जब दो क्लोरीन के बीच में बंध बन जाएगा तो क्लोरीन अकेला नहीं होता। बात करें हीलियम की, हीलियम के साथ बंध नहीं बनाता, हीलियम अकेला रहता है। अब बताओ हीलियम क्या है? बंधित है या अकेला है? हीलियम क्या है यहाँ पे? अकेला। विलगित, अकेला जो भी होता है उसको हम बोलते हैं क्या? विलगित। यदि किसी की शादी करा दो तो वो हो जाएगा बंधित, और अगर किसी की शादी नहीं है, कुंवारा है कोई लड़का, तो कुंवारा लड़का है, कुंवारी लड़की, मतलब कि अकेला, अकेली। विलगित, विलगित मतलब कि अकेला, उसके साथ कोई और परमाणु ना हो, तो ये अकेला है, विलगित है। तो जब भी आप किसी परमाणु को विलगित गैसीय परमाणु अवस्था में लेते हो, तो किसी भी गैसीय विलगित परमाणु से उसको ऊर्जा देने पर उस
उसमें से क्या निकल जाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। यदि किसी गैसीय विलगित परमाणु को ऊर्जा देने पर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का अगर निष्कासन हो जाता है या इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया में दी गई ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं बेटा? आयनन ऊर्जा बोलते हैं। ये ध्यान रखना। यदि किसी गैसीय विलगित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा दी जाती है तो दी गई इस ऊर्जा को आयनन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो आयनन ऊर्जा को बच्चों हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था। परमाणु संरचना में मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी परमाणु को उसकी मूल अवस्था से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, अनंत तक भेजने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम बोलते हैं बेटा आयनन ऊर्जा। तो यदि आपको परमाणु संरचना चैप्टर याद हो तो वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन को अनंत में फेंकना है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से अनंत कक्षा में फेंकना है, पहली कक्षा से अनंत कक्षा में भेजना है। पहली कक्षा को हम क्या बोलते हैं? मूल अवस्था। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। यदि किसी भी गैसीय विलगित परमाणु की मूल अवस्था से इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से बाहर निकालना हो तो आपको कुछ ना कुछ क्या देनी पड़ती है? ऊर्जा देनी पड़ती है। ये दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है बेटा? आयनन ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा का मान कितना था बेटा? अगर याद हो आपको तो आयनन ऊर्जा का मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम था। यदि आपको परमाणु संरचना चैप्टर याद है तो वहां मैंने बताया था कि हाइड्रोजन की मूल अवस्था से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए n बराबर अनंत तक ले जाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा। वहां पे आया था बेटा, वही है यहां पर। आयनन ऊर्जा का मतलब हो जाएगा किसी भी गैसीय विलगित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को उसकी मूल अवस्था से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो किसी भी गैसीय विलगित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को उसकी मूल अवस्था n बराबर 1 से बाहर निकालने के लिए, बाहर मतलब कहाँ? n बराबर अनंत तक निकालने के लिए, n बराबर अनंत तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या बोलते हैं बेटा? आयनन ऊर्जा बोलते हैं। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है? तो इसको गचड़ पचड़ ना करें, ठीक है? ये ध्यान रखें, ये इसकी परिभाषा है। तो आयनन ऊर्जा का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? आयनन ऊर्जा का मतलब है किसी भी गैसीय विलगित परमाणु से उसकी मूल अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है उसको हम बोलते हैं बेटा आयनन ऊर्जा। तो किसी भी परमाणु की, जैसे मान लो हाइड्रोजन परमाणु की गैसीय विलगित अवस्था से उसकी मूल अवस्था से, गैसीय विलगित अवस्था में किसी भी हाइड्रोजन की गैसीय विलगित अवस्था में उसकी जो मूल अवस्था है वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, कितनी चाहिए? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही होती है बेटा आयनन ऊर्जा। तो किसी भी परमाणु से अगर बात करें, किसी भी गैसीय विलगित परमाणु की मूल अवस्था से, किसी भी गैसीय विलगित परमाणु की मूल अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। किसी भी गैसीय विलगित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को उसकी मूल अवस्था से बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसी को बोलते हैं बेटा आयनन ऊर्जा। तो यहाँ पे जो ऊर्जा है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आयनन ऊर्जा। अच्छा, यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता है, क्या लिखा है? आवश्यक ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की क्या है? आवश्यकता। ऊर्जा की जहां पर आवश्यकता होती है ऐसे प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऊष्मा शोषी प्रक्रम।
जिस भी प्रक्रम में ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी प्रक्रम। आयनन ऊर्जा एक प्रकार की ऊष्मा शोषी ऊर्जा है। आयनन ऊर्जा या किसी भी तत्व के परमाणु का आयनन किया जाता है तो वो प्रक्रम क्या होता है बेटा, ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। तो मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूं, जैसे कि मान लो सोडियम, यदि सोडियम की गैसीय विलगित अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, एक प्रकार की ऊष्मा शोषी ऊर्जा है। आयनन ऊर्जा या किसी भी तत्व के परमाणु का आयनन किया जाता है तो वो प्रक्रम क्या होता है बेटा, ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। तो मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूं, जैसे कि मान लो सोडियम, यदि सोडियम की गैसीय विलगित अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो इसको हम बोलते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसे हम बोलते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो Na+ आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो Na+2 आ जाएगा। इसके लिए जितनी आयनन ऊर्जा चाहिए उसको हम बोलते हैं द्वितीय आयनन ऊर्जा। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रथम आयनन ऊर्जा। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, द्वितीय आयनन ऊर्जा। और तीसरा इलेक्ट्रॉन, हो सकता है तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना भी है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं तृतीय आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं बेटा, तृतीय आयनन ऊर्जा। तो ध्यान रहे, आयनन ऊर्जा प्रथम, द्वितीय और तृतीय इस प्रकार से होती है। तृतीय आयनन ऊर्जा, ठीक है। चलो अब बेटा हमारे पास तीन प्रकार की ऊर्जा आ गई, प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा और तृतीय आयनन ऊर्जा। इन तीनों का क्रम क्या होगा, इन तीनों ऊर्जाओं का क्रम क्या होगा, कौन सी आयनन ऊर्जा सबसे कम होगी और कौन सी आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। लाइव चैट के अंदर जाओ और कमेंट करके बताओ कौन सी आयनन ऊर्जा इन तीनों में से सबसे ज्यादा होगी और कौन सी आयनन ऊर्जा इन तीनों में सबसे कम होगी। याद करो बच्चों, मैंने आपको एक बात सिखाई थी, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है वो धनावेश की मात्रा के समानुपाती होता है। ध्यान रखना, अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, किसी परमाणु पर धनावेश जितना ज्यादा होगा उतना जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा और ऋणावेश जितना ज्यादा होगा उतना जेड इफेक्टिव कम होगा। तो ध्यान रहे, धनावेश की मात्रा जितनी ज्यादा है ना उतना जेड इफेक्टिव बेटा ज्यादा होगा, समझ में आया। और जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, आयनन ऊर्जा जेड इफेक्टिव के बेटा क्या होती है, समानुपाती। आयनन ऊर्जा सदैव जेड इफेक्टिव के क्या होगी, समानुपाती। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि मैं इन तीनों में बात करूं तो यहां पर धनावेश का मान सबसे ज्यादा है, उससे कम धनावेश का मान यहां है और यहां पे धनावेश बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज्यादा धनावेश Na+2 का है। धनावेश की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो उसके लिए आयनन ऊर्जा का मान भी ज्यादा होगा। इस IE का मतलब है आयनन ऊर्जा। तो आप यहां लिख सकते हो इसको शॉर्ट में I.E। आयनन ऊर्जा का मान जेड इफेक्टिव के क्या होता है, समानुपाती। तो आयनन ऊर्जा जेड इफेक्टिव के समानुपाती। आवेश जितना ज्यादा होगा उतना जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा बेटा, धनावेश जितना ज्यादा उतना जेड इफेक्टिव ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा और जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा उतना ही आयनन ऊर्जा का मान भी ज्यादा।
मतलब इसके लिए धनावेश का मान सबसे ज्यादा, तो इसकी आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा। सबसे कम धनावेश का मान, तो इसकी आयनन ऊर्जा सबसे कम। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, क्रमागत आयनन ऊर्जाओं के मान बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। क्रमागत आयनन ऊर्जाएं बच्चों सदैव बढ़ती हैं। क्रमागत आयनन ऊर्जाओं के मान जो होते हैं बेटा, वो सदैव बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। पहले से दूसरी आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, और ये चलता रहेगा। पहले से दूसरी ज्यादा, दूसरे से तीसरी ज्यादा, तीसरे से चौथी ज्यादा, चौथे से पांचवी ज्यादा, पांचवे से छठी ज्यादा। ये हमेशा बेटा ऑलवेज, ये जो सीक्वेंस होता है ये ऑलवेज होता है, ऑलवेज। ये वाला क्रम जो होता है बेटा ये ऑलवेज होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई अपवाद नहीं, ठीक है। हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होती है। आयनन ऊर्जाओं के मान सदैव क्या होते हैं बेटा, ज्यादा होते हैं। जैसे कि उदाहरण, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3। इसकी आयनन ऊर्जा मान लो डेल्टा H1 है, इसकी आयनन ऊर्जा मान लो डेल्टा H2 है, इसकी आयनन ऊर्जा मान लो डेल्टा H3, इसकी डेल्टा H4 है। इन चारों का क्रम क्या आएगा, डेल्टा H1 से डेल्टा H2 ज्यादा, डेल्टा H3 ज्यादा, डेल्टा H4 ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसका Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा होता है, Z इफेक्टिव सबसे अधिक, Z इफेक्टिव इसका सबसे अधिक होता है एल्यूमिनियम प्लस का, और एल्यूमिनियम का Z इफेक्टिव सबसे कम होता है, इसका Z इफेक्टिव सबसे कम होता है। क्लियर? यहां तक की बात क्लियर है? चलो अब बच्चों अब बात करते हैं आगे की, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें सबसे पहला है बच्चों Z इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। बेटा एक बात ध्यान रखना, आयनन ऊर्जा जो होती है ये Z इफेक्टिव के क्या होती है, समानुपाती। आयनन ऊर्जा जो होती है ये Z इफेक्टिव के समानुपाती। आयनन ऊर्जा बेटा Z इफेक्टिव की क्या होती है, समानुपाती। आयनन ऊर्जा Z इफेक्टिव की क्या होती है बेटा, समानुपाती। इसका एग्जाम्पल तो आप देख ही चुके हो। मान लो मैग्नीशियम, एक है मैग्नीशियम प्लस और एक है मैग्नीशियम प्लस 2। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इन तीनों में Z इफेक्टिव का क्रम क्या होगा, जितना धनावेश ज्यादा होगा उतना Z इफेक्टिव ज्यादा। अगर Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा है तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ते हुए क्रम में होगी, तो आयनन ऊर्जा भी इसकी सबसे ज्यादा होगी। ये ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। चलिए दूसरा लिखना है बेटा यहाँ पे, बाहरी कोश की संख्या। एक बात ध्यान रखना बेटा, आयनन ऊर्जा जो है वो बाहरी कोश की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आयनन ऊर्जा बाहरी कोश की संख्या की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे कि उदाहरण, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसमें बाहरी कोश कौन सा है, दूसरा। इसमें बाहरी कोश कौन सा है, तीसरा। इसमें चौथा, इसमें पांचवा, इसमें छठा, इसमें सातवां। बाहरी कोश की संख्या जितनी ज्यादा होगी आयनन ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा। जैसे जैसे बाहरी कोश की संख्या बढ़ती जाएगी, बाहरी कोश की संख्या बढ़ती जाएगी, आयनन ऊर्जा घटती जाएगी। बाहरी कोश बढ़ता जाएगा, आयनन ऊर्जा कम होती जाएगी। इस तरीके से समझ में आया? चलो एक उदाहरण और,
बेटा मांगे कार, सेंट्रो बाप राजी, यही लिखते ना। कौन सा वर्ग है? दूसरा वर्ग। ये था पहला वर्ग, ये वर्ग फर्स्ट और ये है वर्ग सेकंड। ठीक है, इसमें बाहरी कोश क्या क्या है बच्चों? चलो बताओ, बाहरी कोश क्या होता है? ये दूसरे का है बाहरी कोश, इसका दूसरा। ये तीसरे आवर्त में बाहरी कोश तीसरा, चौथे आवर्त का है चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। जैसे जैसे आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो बाहरी कोश की संख्या बढ़ती है। अगर बाहरी कोश की संख्या बढ़ेगी तो आयनन ऊर्जा घटेगी, बाहरी कोश की संख्या बढ़ेगी तो आयनन ऊर्जा घटेगी। ऐसे आ जाएगा बेटा। चलिए तीसरा, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव सिग्मा, परिरक्षण प्रभाव सिग्मा की हम बात करते हैं। ठीक, परिरक्षण प्रभाव सिग्मा। सिग्मा सीधा सीधा संबंधित होता है बेटा जेड इफेक्टिव से। सिग्मा सीधा सीधा संबंधित होता है बेटा जेड इफेक्टिव से। सिग्मा डायरेक्ट संबंधित होता है जेड इफेक्टिव से। अगर ये प्रभावित हुआ तो ये प्रभावित होता है। ठीक है, जनरल ये प्रभावित होता है। अब बच्चों इसको ऐसे समझो, जैसे कि मान लो इसको आसान तरीके से हम समझते हैं। ये वाला एग्जांपल हो गया। चलो मैं इसको आसान तरीके से समझा दूं। जैसे कि मान लो सोडियम और सोडियम प्लस। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में जब परमाणु त्रिज्या पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि यहाँ पे 2, 8 एक विन्यास है विन्यास, और यहाँ पे 2, 8 ये विन्यास। भाई सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो विन्यास क्या बचेगा? 2, 8 ही बचेगा। अच्छा, इसमें बाहरी इलेक्ट्रॉन पर कितने इलेक्ट्रॉनों का सिग्मा लगेगा? 10 इलेक्ट्रॉन का सिग्मा लगेगा। बात समझ में आ रही है? सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अंदर के कितने इलेक्ट्रॉन का सिग्मा लगेगा? 10 इलेक्ट्रॉन का सिग्मा लगेगा। चलो और यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कुल कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर वाले एक इलेक्ट्रॉन पर बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन का सिग्मा लगेगा? कुल 10 इलेक्ट्रॉन है। 10वें इलेक्ट्रॉन पर अंदर के जो 9 इलेक्ट्रॉन है उनका सिग्मा लगेगा। भाई कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 और 2 10। कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 और 2 10। सबसे बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन जो भी है उस एक इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा कितना लगेगा? टोटल 10 में से एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला सिग्मा कितना होगा? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, एक पर सिग्मा लग रहा है मतलब कि अंदर के 9 इलेक्ट्रॉन। तो 10 में से एक इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा लग रहा है तो 9 इलेक्ट्रॉनों का मतलब कि 10 में से एक इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा कितने इलेक्ट्रॉन का लगेगा? अंदर के 9 इलेक्ट्रॉन का। ये 10 इलेक्ट्रॉन का सिग्मा, ये 9 इलेक्ट्रॉन का, 10 इलेक्ट्रॉन का सिग्मा ज्यादा होगा। अगर सिग्मा ज्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। अगर सिग्मा ज्यादा है, अगर सिग्मा ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से सिग्मा ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, सिग्मा ज्यादा तो जेड इफेक्टिव कम हो जाता है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो इस तरीके से, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई यहां से यहां जाओगे तो सिग्मा तो ज्यादा है, साथ ही साथ जेड भी ज्यादा है। सिग्मा ज्यादा, इसका सिग्मा ज्यादा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जेड कितना है? जेड यहाँ पे हो जाएगा 11। तो यहाँ पे जेड 11 है, यहाँ पे परमाणु क्रमांक 11, यहाँ पे परमाणु क्रमांक 11, लेकिन यहाँ पे सिग्मा 10 इलेक्ट्रॉन का है और यहाँ पे सिग्मा 9 इलेक्ट्रॉन का है। तो यहाँ पे सिग्मा ज्यादा है, तो अगर यहाँ पे सिग्मा ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, इसका जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। समझ में आई बात? इसका सिग्मा ज्यादा है, इसका सिग्मा ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव कम, इसका सिग्मा ज्यादा, इसका सिग्मा ज्यादा तो इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा? जेड इफेक्टिव सोडियम का कम हो जाएगा सोडियम प्लस से। और अगर इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो आयनन ऊर्जा जो है
वो जेड इफेक्टिव के समानुपाती। इसका मतलब आयनन ऊर्जा जो होगी वो सोडियम प्लस की ज्यादा होगी। सोडियम प्लस का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसीलिए उसकी आयनन ऊर्जा भी ज्यादा होगी। सोडियम प्लस का जेड इफेक्टिव क्यों ज्यादा है? क्योंकि सोडियम प्लस के लिए सिग्मा का मान जो होता है वो कम होता है। सोडियम प्लस के लिए सिग्मा का मान कम है, 9 इलेक्ट्रॉन का सिग्मा। सिग्मा का मान सोडियम प्लस के लिए कम, सोडियम प्लस के लिए सिग्मा का मान कम, वहां पे सिग्मा का मान ज्यादा। सिग्मा का मान कम तो इसका जेड इफेक्टिव तुलनात्मक रूप से बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। इसका अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इसके आयनन ऊर्जा का मान भी ज्यादा होगा। तो ये ध्यान रखना है बेटा। तीसरे के बाद चौथा यहाँ पे आता है, तीसरे के बाद नंबर 4 यहाँ पे आता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नंबर 4 क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, कैसे प्रभावित करते हैं? चलो, जैसे कि मान लो मैंने यहां पे लिया आपका एक ले लिया कार्बन और दूसरा ले लिया मैंने यहां पर नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन का विन्यास क्या होता है? 2s2 2p2। कार्बन का विन्यास ये है ना, 2s2 2p2। और नाइट्रोजन का विन्यास क्या होता है? 2s2 2p3। ये नाइट्रोजन का विन्यास है, दोनों का विन्यास ये है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं और फिर से बता रहा हूं। जब भी P में अगर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो और जब भी P में 3 इलेक्ट्रॉन हो, इसको हम बोलते हैं पूर्ण भरा और इसको हम बोलते हैं अर्धपूर्ण भरा। आधा भरा हुआ और पूरा भरा हुआ। बच्चों ध्यान रखना, पूर्ण भरा और अर्धपूर्ण भरा विन्यास बहुत ज्यादा क्या होता है? स्थायी। पूर्ण भरा विन्यास और अर्धपूर्ण भरा विन्यास बहुत ज्यादा स्थायी होता है बेटा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। क्यों ऐसा? क्यों? एक बच्चे ने डाउट पूछा था, क्यों सर ऐसा? क्योंकि इनकी विनिमय ऊर्जाओं के मान जो होते हैं वो दूसरे विन्यासों की तुलना में ज्यादा होते हैं। विनिमय ऊर्जा मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज एनर्जी मान जो होता है वो इनके ज्यादा होते हैं दूसरे विन्यासों की तुलना में। इनके अलावा बाकी जितने भी विन्यास है, P1 P2 P4 P5, ये सभी विन्यास क्या है बच्चों? अस्थायी विन्यास है इनकी तुलना। ये ज्यादा स्थायी विन्यास होते हैं। मतलब कि ये विन्यास क्या है बच्चों? ये विन्यास स्थायी है। क्यों? क्योंकि ये अर्धपूर्ण विन्यास है। और ये विन्यास क्या है? ये विन्यास अस्थायी है क्योंकि ये अर्धपूर्ण नहीं, ये ज्यादा स्थायी। अब मुझे एक बात बताओ, यदि कोई विन्यास स्थायी है तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों करें? आयनन ऊर्जा का मतलब क्या? टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक हम पढ़ रहे हैं क्या? आयनन ऊर्जा पढ़ रहे हैं। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा का मतलब है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। मैं बोल रहा हूं कि ये अभी स्थायी है। स्थायी का मतलब ये अपनी जिंदगी में आराम की जिंदगी जी रहा है। ये अभी आराम की अवस्था में है। इसकी जिंदगी में मौज मस्ती चल रही है। मौज मस्ती क्या चल रही है भैया? मौज मस्ती। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी जिंदगी अभी मौज मस्ती वाली है तो क्या आप कभी ये चाहते हो कि आपकी जिंदगी खराब हो जाए, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, आपकी जो मौज मस्ती वाली जिंदगी उसमें तबाही आ जाए? कोई चाहता है ऐसा? कोई नहीं चाहता है। ये भैया अब भी अपनी जिंदगी में मौज मस्ती कर रहा है। इसकी जिंदगी में क्या है? आराम। अब आप खुद बताओ, अगर इसकी जिंदगी यहाँ पर आराम से चल रही है तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्यों निकालेगा? आप खुद सोचिए, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा? 2s2 2p2। मतलब कि ये विन्यास क्या हो गया? इसकी तुलना में ये हो गया अस्थायी विन्यास। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया तो इसकी जिंदगी हो जाएगी भैया तबाह। पहले से जो इसका मौज मस्ती आराम की जिंदगी थी
वो आराम की जिंदगी अब इसकी हराम हो गई। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है तो आप ऐसा करोगे ही क्यों जिससे कि आपकी जिंदगी खराब हो जाए? ये हो गई भैया जिंदगी तबाह, ये हो गई तबाह वाली जिंदगी, बर्बाद हो गई। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कभी ये नाइट्रोजन ऐसा चाहेगा कि इसके 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए और 2 बन जाए? नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा ना। लेकिन मान लो आपने इसकी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश की। मान लो कोई इंसान ऐसा है जो कि आपकी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश करेगा, तो आप क्या करोगे? उसके साथ फाइटिंग करोगे। आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, आपको ऊर्जा लगानी पड़ेगी, आपको ज्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नाइट्रोजन के साथ फाइटिंग करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी। मुझे इसके साथ फाइटिंग करनी पड़ेगी, मुझे इसके साथ झगड़ा करना पड़ेगा कि भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दे। नाइट्रोजन बोल रहा है मैं नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि मेरा तो विन्यास अभी क्या है, स्थायी, मैं इसको आसानी से नहीं दूंगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा। तो आप क्या करोगे? आप जोर जबरदस्ती करोगे, आप पूरा का पूरा गांव उठा करके ले आओगे, आप भाला लेकर के आ जाओगे, आप बर्छी लेकर के, आप तलवार लेकर के आ जाओगे, आप बहुत ज्यादा एनर्जी लगाओगे। मतलब कि जब भी विन्यास स्थायी होगा और आप इस स्थायी विन्यास से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा मेरे भाई, आपको इसकी तुलना में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। इसका विन्यास बहुत ज्यादा स्थायी है। उसके अलावा अगर नाइट्रोजन के बाद में अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की बात करें, देखो यहाँ पे भी वैसा ही 2s2 2p4, ये वाला विन्यास भी क्या है, देखो अस्थायी, p4 अस्थायी, ये भी विन्यास क्या है, अस्थायी विन्यास है। इसका मतलब नाइट्रोजन के लिए ऊर्जा जो होगी वो अभी भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत है वो अभी भी क्या होगी, ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का ये जो विन्यास है ये क्या है बेटा, अस्थायी है। इसकी तुलना में ये वाला विन्यास क्या है, ज्यादा स्थायी। अगर ये विन्यास ज्यादा स्थायी है तो भैया इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यहाँ पे ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। समझ में आया? जब भी विन्यास स्थायी होगा तो ध्यान रखना ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। तो स्थायी विन्यास होने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। जैसे कि बच्चों मैं आपको एक और बताता हूं, जैसे कि एक उदाहरण हो, जैसे कि मान लो फास्फोरस और सल्फर, ये आ जाएगा 3s2 3p3, ये आ जाएगा 3s2 3p4, और इन दोनों में से स्थायी विन्यास कौन सा है? ये है स्थायी विन्यास। और ये वाला विन्यास कौन सा है बेटा? अस्थायी विन्यास। अगर विन्यास स्थायी है तो आप मुझे बताओ, स्थायी विन्यास होने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, इसका आयनन ऊर्जा ज्यादा है। चलो और उदाहरण, बेरिलियम बोरोन। बेरिलियम का विन्यास क्या है, 2s2। बोरोन का विन्यास क्या है, 2s2 2p1। कौन सा विन्यास ज्यादा स्थायी है? ये विन्यास अधिक स्थायी है। क्यों? क्योंकि पूर्ण भरा हुआ है, s में 2 इलेक्ट्रॉन, पूर्ण भरा विन्यास है, स्थायी। जिसका भी विन्यास स्थायी होगा उसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी बेटा, ज्यादा। अगला उदाहरण, अगला उदाहरण बेटा, जैसे कि मान लो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम का विन्यास क्या है, 3s2। मैग्नीशियम का विन्यास है 3s2 और एल्यूमिनियम का विन्यास है 3s2 3p1। ये विन्यास है। दोनों में से ज्यादा स्थायी विन्यास कौन सा है,
पूर्ण भरा हुआ, ये ज्यादा स्थायी है तो इसका आयनन ऊर्जा ज्यादा होगा। जब भी विन्यास स्थायी होगा, जैसे कि S2 पूर्ण भरा हुआ, P6 पूर्ण भरा हुआ, D10 पूर्ण भरा हुआ, F14 पूर्ण भरे हुए, ये सब पूर्ण भरे हुए विन्यास हैं। अत्यधिक स्थायी होता है। S1, P3, D5, F7 ये सब क्या है? अर्ध पूर्ण भरा। ये भी क्या होता है? ये भी बहुत ज्यादा स्थायी होता है। और इन सब की तुलना में ये सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। ये वाले बहुत ज्यादा स्थायी, उनसे ये वाले कम स्थायी, मतलब कि ये दोनों ही अच्छे खासे स्थायी है, इनके अलावा बाकी सब पीछे आते हैं। तो ये ध्यान रखना बेटा, स्थायी विन्यास में ये होता है बेटा। चल, तो ये सारी बातें हैं, क्लियर। चल, तो अब आते हैं बेटा इसमें एक लास्ट पॉइंट, अपवाद पे आते हैं बेटा। किस पे? अपवाद पे। अपवाद। बच्चों मैंने आपको पिछली बार एक बात बताई थी 3D, 4D और 5D श्रेणी की त्रिज्याओं के बारे में। 3D की तुलना में 4D की त्रिज्या ज्यादा, 4D की तुलना में 5D की त्रिज्या लगभग बराबर है। क्यों? क्योंकि लेंथेनाइट संकुचन है। आयनन ऊर्जा की अगर बात करें तो आयनन ऊर्जा के अंदर कुछ ऐसा होता है कि हमने पढ़ रखा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, देखो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, देखो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर देखो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो रहा है? घटता जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या हो रहा है? घटता है। तो आप यहां लिख सकते हो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? घटता है। क्यों? क्योंकि बाहरी कोशों की संख्या बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? घटता। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है क्योंकि बाहरी कोश की संख्या बढ़ती है। तो भैया वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर हमारी उम्मीद है कि आयनन ऊर्जा का मान घटना चाहिए। भाई सबसे कम आयनन ऊर्जा किसकी होनी चाहिए? 5D की। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम किसके लिए होगा? 5D के लिए सबसे कम होता है। वास्तविकता में हमको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमें लगता है ऐसा होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। ये क्रम क्या है बच्चों? ये गलत है। वास्तविकता में ऐसा होता है 3D की तुलना में 4D का कम है, लेकिन 4D से 5D का क्या है? ज्यादा। ये सही है बेटा। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है, देखो ये तो क्रम सही आ रहा है, लेकिन इसका कारण है लेंथेनाइट संकुचन। इसका कारण क्या है? लेंथेनाइट संकुचन। लेंथेनाइट संकुचन के कारण 4D की तुलना में 5D की आयनन ऊर्जा लगभग बराबर है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो 3D से 4D की आयनन ऊर्जा कम है और 4D की तुलना में 5D की लगभग बराबर, मतलब थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। और इसका कारण क्या है बच्चों? इसका कारण है लेंथेनाइट संकुचन। चलो मैं आपको थोड़ा सा लेंथेनाइट संकुचन याद दिलाता हूँ, ठीक है? याद दिलाऊं। देखो 3D में तत्व कहां से कहां है? स्कैंडियम से जिंक 30 तक। 4D में तत्व कहां से कहां तक है? इट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक। 5D में तत्व कहां से कहां तक है? लेंथेनम 57, फिर यहाँ पे 14 तत्वों का गैप है, हैफनियम 72 और यहां से लेकर के मरकरी 80 तक। ठीक है? अब देखो बेटा होता क्या है इसमें, यहाँ पे F के 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, याद है ना? मैंने आपको बताया था F उपकोष के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं F ब्लॉक के तत्व। F ब्लॉक के तत्व का सिग्मा जो होता है
वो सबसे कमजोर होता है, सबसे कमजोर सिग्मा। सबसे कमजोर सिग्मा किसका होता है? एफ ब्लॉक के तत्व का। एफ ब्लॉक के तत्व का सिग्मा सबसे कमजोर होता है। अगर सिग्मा सबसे कमजोर है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जेड इफेक्टिव क्या होगा? अगर सिग्मा सबसे कमजोर है, सिग्मा सबसे कमजोर, तो जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा। और अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो आयनन ऊर्जा जेड इफेक्टिव के क्या होती है? समानुपाती। ये अगर ज्यादा है आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर एफ उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एफ के 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि सिग्मा का मान कम, सिग्मा का मान कम, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, यहाँ पे जेड इफेक्टिव ज्यादा, और जेड इफेक्टिव ज्यादा तो आयनन ऊर्जा ज्यादा। मतलब कि इनकी आयनन ऊर्जा 5d वालों की आयनन ऊर्जा 4d से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन का, एफ उपकोष के इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल लगता है। एफ का परिरक्षण प्रभाव सबसे दुर्बल है, सिग्मा सबसे कमजोर। यहाँ पे एफ के 14 इलेक्ट्रॉन, इनका सिग्मा सबसे कमजोर। अगर सिग्मा सबसे कमजोर तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जेड इफेक्टिव सिग्मा कम होने से बढ़ जाएगा, और जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आयनन ऊर्जा इन तत्वों की 5d वालों की क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो आयनन ऊर्जा इसकी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ये ध्यान रखना। मतलब कि जैसे उदाहरण मैंने आपको बोल दिया, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हैफनियम, ये दे दिया, ठीक है। स्कैंडियम के बाद आता है यहाँ पे टाइटेनियम, यहाँ पे आता है जर्कोनियम, और यहाँ आ गया हैफनियम। तो 3d की तुलना में 4d कम, 3d से 4d कम आयनन ऊर्जा, और 4d और 5d की लगभग बराबर, थोड़ी सी ज्यादा। तो ऐसे आ जाएगा, मतलब कि टाइटेनियम से जर्कोनियम की कम और ये थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी। ये आ जाएगा बेटा इसका क्रम। तो ये आपको ध्यान रखना। ये होता है आयनन ऊर्जा के अंदर, ये है इसका मुख्य अपवाद। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पर अभी तक क्या पढ़ा? निष्कर्षतः मैंने आपको एक बात बताई, क्या? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होती है? घटती है। ठीक है, आयनन ऊर्जा क्या होती है? घटती। क्यों? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बाहरी कोशों की संख्या बढ़ती है, इसलिए आयनन ऊर्जा घटती। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है क्योंकि बाहरी कोश की संख्या बढ़ती है। दूसरा, आवर्त में क्या होता है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है, अतः आयनन ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, आयनन ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसलिए आयनन ऊर्जा क्या होती है बेटा? बढ़ती। तो ये दो निष्कर्ष आपको ध्यान रखना है। अपवाद आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला प्रभाव आपको ध्यान रखना है ना, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। तो आयनन ऊर्जा को बेटा हमने समाप्त कर दिया है। आयनन ऊर्जा के बाद में अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बनता। लेकिन अब आते हैं सबसे पहले क्विज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का क्या प्रभाव होता है? स्कैंडियम की त्रिज्या से ज्यादा इट्रियम की त्रिज्या है, इट्रियम की त्रिज्या से ज्यादा हैफनियम की त्रिज्या है, जर्कोनियम की त्रिज्या हैफनियम की त्रिज्या के लगभग समान है, या कोई नहीं।
चल दूसरा क्वेश्चन, किसी गैसीय परमाणु का आयनन है एंडोथर्मिक मतलब कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया। किसी भी गैसीय परमाणु का आयनन क्या होता है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, बोथ और नन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। स्कैंडियम, इसके नीचे इट्रियम आता है। मैंने आपको बताया था लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव इस तीसरे वर्ग पर नहीं होता। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनम के बाद वाले तत्व पर लगता है, यहां पर नहीं लगता। इस पर कोई प्रभाव नहीं होता, तो इस पर प्रभाव नहीं होता। इट्रियम और हैफनियम, हैफनियम आता है बेटा यहां पर। तो इट्रियम और हैफनियम, इनकी त्रिज्याओं में जो संबंध है उसका लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जर्कोनियम जो है वो हैफनियम के समान है। तो जर्कोनियम यहां आता है, हाँ इसकी त्रिज्या हैफनियम के समान है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कौन सा प्रभाव है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये ध्यान रखना बेटा, लगभग समान होते हैं। अच्छा, किसी गैसीय परमाणु का आयनन है, चलो ये देखते हैं किसी गैसीय परमाणु का आयनन क्या है। ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी है। चलो गैसीय परमाणु का आयनन, ये देखो गैसीय परमाणु का आयनन, जब मैं इस गैसीय परमाणु का आयनन करूंगा, आयनन मतलब कि इलेक्ट्रॉन का निकालना, जब भी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं आयनन। ये आयनन वाली प्रक्रिया क्या है बेटा? ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी का मतलब ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण। जब भी किसी प्रक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण हो, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा का अवशोषण हो, तो ऊष्माशोषी प्रक्रिया। और ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आंसर तो आ जाएगा ऊष्माशोषी। अच्छा, एक होता है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब कि ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो आंसर आ जाएगा बेटा एंडोथर्मिक। तो आज हमने क्या कंप्लीट किया बेटा? आज हमने आयोनाइजेशन, एनर्जी को कंप्लीट कर लिया है। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में हम इलेक्ट्रॉन बंधुता को पढ़ेंगे और मैं आयोनाइजेशन एनर्जी पर आधारित प्रश्न भी करवाऊंगा, ठीक है। ये दोनों, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।